सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने इसका क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, थर्मोडायनामिक के क्वेश्चन 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 2। आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंस। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट नो वर्क इज इन्वॉल्व इन एन एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब तुम लोग वैक्यूम में किसी गैस को एक्सपांड करते हो तो उसका कोई वर्क डन नहीं होता है, उसका कोई वर्क डन नहीं होता है। अब वैक्यूम है मतलब सीधी सी बात है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो तो है ही नहीं वहाँ पे। वैक्यूम में कोई भी प्रेशर नहीं होता, वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर तुम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लेते हो तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो वॉल्यूम तो चेंज होगा अगर तुम लोग एक्सपांड करोगे, लेकिन अगर पी एक्सटर्नली जीरो है तो तुम लोग किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो बेसिकली जीरो ही आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है? जीरो। मतलब वर्क डन क्या होने वाला है? वर्क डन इज जीरो, नो वर्क, कुछ भी वर्क नहीं होगा। नो वर्क इज इन्वॉल्व इन एन एक्सपेंशन ऑफ गैस, इट इज डन इन वैक्यूम because there is no external pressure to oppose it, because there is no external pressure to oppose it। ठीक है, सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट बोला है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो कितनी बार बता चुका हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती या कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं होती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। यही है सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब उसका मैंने तुमको 3 डेफिनेशन बताया था जो तीनों ही इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो वीडियो का, तो एक बार देख लेना, एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो तीनों डेफिनेशन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर कोई भी कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में, अगर मैं वाटर की बात कर लेता हूँ, मतलब आइस ले लेता हूँ सॉलिड फॉर्म में, तो अगर सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम जितना भी एंथैल्पी का चेंज आएगा, 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। सेम मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी एंथैल्पी का चेंज होगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और अगर पर्टिकुलरली वाटर का एग्जांपल लेते हो तो इसका वैल्यू तो लिटरेचर में ऑलरेडी दे के रखा है, मैंने भी तुमको बताया है। इसका वैल्यू होता है +6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने पे होता है ये? एट 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी एंथैल्पी का चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अपन लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज उसके ऊपर परफॉर्म करने के लिए। उसका बॉइलिंग पॉइंट हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो, मतलब जब तक अपन किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म नहीं लेते तब तक अपन उसका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट, एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्ट विस्कोसिटी, एनीथिंग, कोई भी उसका प्रॉपर्टी अगर अपने को स्टडी करना है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, तो अपने को पहले उसका स्टैंडर्ड स्टेट लेना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट दिया है तुम लोग को क्वेश्चन 5, स्टेट वेदर डेल्टा एज इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर द रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन दिया है, उससे तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा। तो देखो, अब यहाँ पे 2H था और ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका सिंपल से मतलब क्या है, 2H के एटम्स थे, सपोज कर लो दूर दूर होगा, एक H का एटम इधर होगा, एक H का एटम इधर होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? प्रोडक्ट में H2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब H के बीच में एक बॉन्ड बन गया। मतलब पहले इनके बीच का रैंडमनेस ज़्यादा था, अभी इनके बीच का रैंडमनेस कम हो गया, मतलब एंट्रोपी क्या हो गया? एंट्रोपी डिक्रीज हो गया। तो इसने पूछा है डेल्टा एस क्या रहेगा, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एस इज नेगेटिव।
डेल्टा एस ये वाले रिएक्शन के लिए नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब होता है रैंडमनेस इंक्रीज होता। अगर ये रिएक्शन उल्टा लिखा होता, अगर रिएक्टेंट में ये होता और प्रोडक्ट में ये होता, तो फिर उस टाइम पे रैंडमनेस इंक्रीज होता और डेल्टा एस पॉजिटिव आता। लेकिन जब उल्टा दिया होता तो, बट करंट कंडीशन में डेल्टा एस इज नेगेटिव, ठीक है। और एक्सप्लेन करने बोला तो एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा कि यहाँ पे इसका एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इसका एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा है, यहाँ पे रैंडमनेस कम है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट बोला है स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के टर्म में सेकेंड लॉ का तुमको डिस्क्रिप्शन देना है। तो सीधी सी बात है, सेकेंड लॉ का डिस्क्रिप्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, कि जो टोटल एंट्रोपी होगा, टोटल एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर जो तुम्हारा डेल्टा एस टोटल होता है, अगर टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होता है तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, अगर डेल्टा एस टोटल तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा एस टोटल अगर तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका भी मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एकदम डिटेल में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो देख लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है if the enthalpy change of a reaction is delta H, if the enthalpy change of a reaction is delta H, ठीक है, कोई रिएक्शन है उसका एंथैल्पी चेंज दिया है डेल्टा H, हाउ विल यू कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। ये रिएक्शन का दिया है डेल्टा H और तुमको पूछा सराउंडिंग का एंट्रोपी कैसे करोगे, तो डेल्टा H सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा H अपॉन टी। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, माइनस मतलब ऑपोजिट, अब ये ऑलरेडी प्लस में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा, मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, मतलब एट गिवन टेम्परेचर। अगर तुम लोग स्टैंडर्ड साइड लेना चाहते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब भी 298 केल्विन ले सकते हो। अगर अगर ये प्लस डेल्टा एच की जगह पे सपोज कर लो माइनस डेल्टा एच दे दिया जाए एग्जाम में, तो उस टाइम डेल्टा एच सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एच सराउंडिंग का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस इंटू माइनस डेल्टा एच, मतलब फाइनली ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय टी। मैंने तुमको दोनों केस बता दिया, प्लस डेल्टा एच रहेगा तो कैसे अप्लाई करना है, माइनस डेल्टा एच रहेगा तो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है ये, तो ये तुम्हारा रहेगा आंसर। बट सपोज कर लो कभी इसकी ज़रूरत पड़ गई तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस फॉर विच डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। अब ये जो चीज़ है स्पॉन्टेनिटी वाली, इसका तो बेसिक रामबाण इलाज होता है क्या, ग्राफ। अगर तुमको ग्राफ याद है तो कोई भी कंडीशन दे दिया जाए तुम कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, अगर कंडीशन अप्लाइड कि तुमको ग्राफ याद है तो। मैंने क्या बताया था, डेल्टा एच डेल्टा एस, ये रहेगा प्लस, नीचे वाला रहेगा माइनस, फिर आएगा वापस से प्लस और फिर आएगा माइनस, और फिर डेल्टा एस के लिए क्या बोला था ना, प्लस है तो माइनस माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस। ओके, ये ग्राफ मैंने रफली ड्रॉ किया है, फेयरली मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी बार, ठीक है। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था मैंने एमसीक्यू के टाइम पे, ठीक है। हाँ, तो क्या पूछा है इसने, कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस, ये तुम्हारा डेल्टा जी का एक्सिस है एंड दिस इज एक्सिस ऑफ टेम्परेचर। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ टेम्परेचर। पूछा है डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। अभी जब ये कंडीशन रहेगा डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव, तो तुम लोग ही चेक करो ये पूरा का पूरा जो लाइन है, ये लाइन कहीं पे भी नेगेटिव में जा रहा है क्या, ये पार्ट होगा पॉजिटिव, ये होगा इक्विलिब्रियम पे जीरो, ये होगा नेगेटिव, तो ये लाइन कभी भी नेगेटिव में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। एट लो टेम्परेचर हो या एट हाई टेम्परेचर हो, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो एंड डेल्टा एस नेगेटिव हो, तो ये कंडीशन में तुम्हारा कोई भी टेम्परेचर रखा हो, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, एंड एट ऑल टेम्परेचर। क्यों ऑल टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर कंसिडर करो या हाई टेम्परेचर कंसिडर करो, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या कमेंट आएगा, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव देन द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, यही इसका कमेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन ब्रीफ। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं यही बोलने वाला हूँ कि मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक करो। क्यों ऐसा बोलने वाला हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है डिटेल में, तो वापस से वही चीज़ लेके मतलब नहीं ना। तो उससे अच्छा वही चीज़ को जाके वापस से देखो, एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा। जो मैंने पहले नहीं बताया, जो न्यूमेरिकल है वो मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन बोला है ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट ऑफ अ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के हो गया, सीधी सी बात है। अब डेल्टा जी और के, डेल्टा जी नॉट और के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, वैसे तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, बट इसका छोटा सा रिलेशन है तो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये अपन रिलेशन यूज़ करते हैं। एक्चुअली इट इज़ आर टी एल एन क्यू है, बट एट इक्विलिब्रियम बोला है, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या हो जाएगा? डेल्टा जी जीरो हो जाएगा और क्यू इक्वल्स टू के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ध्यान से सुनना, मैंने क्यू को के क्यू सब्सटीट्यूट किया क्योंकि एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी। इक्विलिब्रियम पे जीरो होगा तो क्यू इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब तुमको डेल्टा जी नॉट का चाहिए तो ये इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू प्लस है, इधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के। अब इसको तुमको लॉग तो बेस 10 लेना है तो ले सकते हो, माइनस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू। लो, ये तो सिंपल सा था, बता दिया। फिर नेक्स्ट पूछा है उसने, व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होता है ये तुमको बताना है। तो एंट्रोपी तो अपन इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो अभी तक तो तुमको पता हो ही जाना चाहिए कि व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। एंट्रोपी का सिंपल सा क्या मतलब होता है? एंट्रोपी का सिंपल सा मतलब होता है रैंडमनेस। और आगे उसने पूछा है व्हाट इज एंट्रोपी एंड गिव इट्स यूनिट, उसका यूनिट भी देना था। अब जो मैंने तुम लोग को बताया कि एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, ये था जनरल डेफिनेशन। लेकिन अगर तुम लोग दूसरा जो मैंने तुमको डेफिनेशन बताया था, वो डेफिनेशन क्या बोलता था कि जो डेल्टा एस होता है वो होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, बराबर। ये इसका फॉर्मूला था। अब क्यू मतलब सीधी सी बात हो गई, क्यू मतलब यहाँ पे सीधी सी बात हो गई कि ये हीट है, और हीट मतलब सीधी सी बात है इसका जो यूनिट रहेगा, यूनिट क्या रहेगा? जूल या तो किलो जूल, जूल या तो किलो जूल, दो में से कुछ एक ही रहेगा। डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट फिक्स होता है केल्विन में। तो डेल्टा एस का यूनिट क्या हो जाएगा? डेल्टा एस का यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन या तो किलो जूल पर केल्विन, या तो किलो जूल पर केल्विन। दोनों ही करेक्ट यूनिट है, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। फिर लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ विल यू कैलकुलेट रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम डाटा ऑन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, मतलब तुमको बॉन्ड एंथैल्पी दिया है किसी रिएक्शन का, कोई भी एक रिएक्शन ले लो, सपोज कर लो यही रिएक्शन ले लो जो तुमको लास्ट वीडियो में भी था ये क्वेश्चन, H2 प्लस Cl2 प्रोडक्ट दे रहा है 2HCl। तो अब तुमको इसका बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, और पूछा गया है कि इसका रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे फाइंड करोगे। तो रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड कैसे करोगे? बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज, बॉन्ड एंथैल्पीज, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये तो अपन ने कितनी बार देखा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा लिखना है, कुछ है नहीं इसमें, ओके। फिर नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, गिव एग्जांपल। व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, गिव एग्जांपल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब क्या? किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, उसको बोलते हैं अपन कंबशन। तो कंबशन का उसने क्या पूछा? कंबशन का उसने एग्जाम्पल पूछा। तो सीधी सी बात है, कंबशन का एग्जाम्पल तुम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कंबशन के लिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल है। तो देखो, अगर मैं कंबशन के एग्जाम्पल की बात करूँ, तुम लोग CO का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूँ तो सीधी सी बात है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। सीधी सी बात है, ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, नो डाउट, ओके। और इसका जो एंथैल्पी आता है कंबशन का वो आता है -283,
-283 किलो जूल। अब जहाँ तक डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन का क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of a substance in a standard state react completely with oxygen। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा जब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो जो भी एंथैल्पी होगा वो होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सीधी सी बात है। ओके, नेक्स्ट दिया है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन मतलब क्या कि कोई मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल को तुम लोग ब्रेक कर रहे हो एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल को तुम लोग ब्रेक कर रहे हो एटम के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा एटोमाइजेशन। और जहाँ तक बात है उसके एग्जाम्पल की तो क्लोरीन का ले लो, वैसे इसके ऊपर भी मेरी डिटेल्ड वीडियो आ चुकी है, लिंक चेक करो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन गैस फॉर्म में प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म में। ओके, तो और इसका जो एटोमाइजेशन का वैल्यू है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जो इसका वैल्यू है वो आता है 242, वो आता है 242 किलो जूल पर मोल, 242 किलो जूल पर मोल। अभी मेरे हिसाब से ये वैल्यूज़ हर एक का याद रखना पॉसिबल नहीं है, ये बस दिया है इसलिए बता रहा हूँ। आई डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में एग्जाम्पल देने तो नहीं बोलेगा क्योंकि ये वैल्यूज एग्जैक्टली याद रखना नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो सकता है तुमको इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे, दैट इज पॉसिबल, न्यूमेरिकल्स आ सकता है जहाँ पे वैल्यूज गिवन हो और तुमको प्लस माइनस करके आंसर निकालना हो, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो पॉसिबल है। बट हर एक का वैल्यू याद रखना नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसके डेफिनेशंस खाली याद रखो, एग्जाम्पल्स आई डोंट थिंक कोई पूछेगा डिटेल में इतना। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट दिया है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन का भी मैंने सिंपल से तुमको पहले बता के दिया है, एक वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब सपोज कर लो यही केमिकल रिएक्शन है, तो ये केमिकल रिएक्शन के लिए वर्क डन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, -P एक्सटर्नल, चलो बता ही देता हूँ, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी था। ठीक है, डेल्टा वी को अगर मैं ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल V2 -V1 हो जाएगा। तो अगर इसको और ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल V2 और माइनस माइनस प्लस P एक्सटर्नल V1 हो जाएगा। ओके, और तुमको पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लो PV इक्वल्स टू nRT होता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -N, और ये V2 है मतलब प्रोडक्ट के लिए है तो N2 हो जाएगा, N2RT प्लस यहाँ पे V1 है तो ये हो जाएगा N1RT। अब यहाँ पे ये गैस फॉर्म में है तो ये रहेगा इसका N1 और ये प्लस ये इक्वल्स टू रहेगा N2। तो ये क्या हो जाएगा अब मैं एक काम करो, यहाँ पे RT को कॉमन ले लो, अगर RT को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा N1, यहाँ पे आ जाएगा -N2 -N2। अगर तुमको N2 -N1 करना है तो माइनस को बाहर लेना पड़ेगा, -RT इक्वल्स टू N2 -N1 ऐसा हो जाएगा अगर तुमको माइनस बाहर लेना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, RT को कॉमन लिया, N1 को अंदर रखा, -N2 लिया। अगर मेरे को माइनस को बाहर रखना है तो ये N2 -N1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा N2 यहाँ पे अगर तुम लोग ये वाले के लिए फाइंड आउट करो तो 2 हो जाएगा और N1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो N2 -N1। और R और T का वैल्यू तुमको पता ही है, टेम्परेचर गिवन रहेगा, R का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन तुम लोग को मिल जाएगा। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो फिर ये हो गया। नेक्स्ट है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर PV वर्क, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, चेक कर लो, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, एक आध दो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो कमेंट करो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।